नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। क्या आप जानते हैं कि धरती पर आज तक जीवों की जितनी भी प्रजातियां पनपी हैं, चाहे वो बहुत ही सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव हो यानी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा या पैरामीशियम, या फिर कोई सबसे बड़ा प्राणी जैसे डायनासोर, उनमें से 99% से ज्यादा प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। लुप्त हो चुकी प्रजातियों की तादाद करीब 5 अरब बताई जाती है। हालांकि ये संख्या बिल्कुल ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है, क्योंकि कई प्रजातियों के बारे में अभी तक हम जानते तक नहीं। जो प्रजातियां लुप्त हुई हैं, उनमें से कई का पता हमें उनके फॉसिल्स यानी जीवाश्मों से चलता है। क्लाइमेट चेंज के साथ जैसे जैसे ध्रुवीय इलाकों में बर्फ पिघल रही है, लुप्त हो चुके कई जीवों के मिट्टी और बर्फ में दबे जीवाश्म सामने आ रहे हैं। बीते कुछ दशकों में वैज्ञानिक ऐसे जीवाश्मों के जरिए लुप्त होते उन जीवों को फिर से धरती पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही एक कोशिश का कामयाब नतीजा इन दिनों सुर्खियों में है। अपने स्क्रीन पर सफेद रुई की गेंदों सरीखे ये दो प्यारे से पिल्ले आप देख रहे हैं, ये इसी कोशिश का नतीजा है। ये करीब 13,000 साल पहले लुप्त हो चुके भेड़िए की एक प्रजाति है जिसे डायर वुल्फ कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के कमाल से इन्हें अपनी लैब में फिर से जीवंत कर दिया है। इन दोनों के नाम रखे गए हैं रोम्यूलस और रेमस, जो किसी कुत्ते के दो प्यारे पिल्लों जैसे ही दिखते हैं। एक दूसरे के पीछे भागते, आपस में लड़ते, नाक भिड़ाते। अमेरिका के एक वन्य जीव अभयारण्य में बेहद गोपनीयता के साथ दुनिया की नजरों से दूर इन्हें पाला जा रहा है। लेकिन इस प्यारी तस्वीर से यह भ्रम भी हो सकता है कि इनका व्यवहार भी कुछ इतना ही प्यारा होगा। ये दोनों पपी अब 6 महीने के हो चुके हैं और आप इनके करीब जाएंगे तो कुत्ते के पिल्लों की तरह ये आपसे लिपटने नहीं आएंगे, बल्कि दूर भागेंगे, पीछे हट जाएंगे। यही नहीं, 6 महीने में इनका आकार भी इन्हें अलग बनाता है, किसी सामान्य कुत्ते से काफी अलग। 6 महीने में ये 4 फीट लंबे हो चुके हैं और वजन 36 किलो से ज्यादा। और जब तक ये अपने पूरे आकार में आएंगे तो इनकी लंबाई 6 फीट हो चुकी होगी और वजन हो जाएगा करीब 70 किलोग्राम। किसी बड़े भेड़िए की ही तरह, बल्कि उससे ज्यादा। वैज्ञानिकों ने इनकी एक बहन को भी तैयार किया है जिसका नाम रखा गया है खलीसी, लेकिन वो अभी 2.5 महीने की है, इसलिए उसे दुनिया की नजरों से अभी दूर रखा गया है। तीनों अलग अलग पैदा हुए हैं। भेड़ियों में भी वो ये एक खास प्रजाति रही है जो आज मौजूद ग्रे वुल्फ की सबसे करीबी प्रजाति कही जाएगी। इसे डायर वुल्फ कहा जाता है। आज से करीब 12 से 13,000 साल पहले डायर वुल्फ उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर में कनाडा से लेकर दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला तक पाया जाता था। इस पूरे इलाके में इसके कई जीवाश्म मिल चुके हैं। उन्हीं जीवाश्मों के आधार पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में महारत के जरिए कोलोसल बायोसाइंसेज नाम की एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने उन्हें फिर से धरती पर उतार दिया है। They're genetically really similar, 99.5% similar. And phenotypically, their morphology is also similar, only direwolves are larger, more muscular, and have these light-colored coats and other things that we can see from the fossils. And so we targeted DNA sequence variants that we believe lead to those traits. And then we edited gray wolf cells to contain those direwolf DNA variants. And then we cloned those cells and created our direwolves. डायर वुल्फ को तैयार करने के लिए कोलोसल के वैज्ञानिकों ने उनके प्राचीन जीवाश्मों से सुरक्षित निकाले गए डीएनए को पढ़ा। इसके अलावा अमेरिका के ओहायो से मिले 13,000 साल पुराने डायर वुल्फ के एक दांत और इदाहो से मिली 72,000 साल पुरानी डायर वुल्फ की एक खोपड़ी का अध्ययन किया गया। डायर वुल्फ के विशिष्ट स्वभाव और शरीर के बारे में पता लगाया गया। वैज्ञानिकों ने इसके बाद एक जीवित ग्रे वुल्फ के ब्लड सेल्स को लिया और जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्रिस्पर तकनीक के जरिए उसमें बदलाव किया गया। इस जेनेटिक मटेरियल को एक घरेलू कुत्ते के एग सेल में ट्रांसफर किया गया। भ्रूण तैयार होने के बाद उन्हें घरेलू कुत्ते के गर्भ में पाला गया, यानी घरेलू कुत्ते को सरोगेट मदर की तरह इस्तेमाल किया गया। 62 दिन बाद ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड बच्चे पैदा हुए। खास बात यह है कि एक विलुप्त प्रजाति और एक जीवित प्रजाति के बीच बस कुछ जेनेटिक बदलाव बड़ा अंतर ला सकते हैं। जैसे ग्रे वुल्फ में करीब 19,000 जीन्स होते हैं। डायर वुल्फ को तैयार करने के लिए ग्रे वुल्फ की 14 जीन्स में बस 20 बदलाव यानी एडिट किए गए
और सिर्फ इतना करने भर से ही ग्रे वुल्फ की जीन्स में सफ़ेद फर, बड़ा आकार, ताकतवर कंधे, चौड़ा मुंह, बड़े दांत और जबड़े, ज़्यादा ताकतवर टांगें और ख़ास तरह की आवाज़ जैसी खासियतें जुड़ गईं। लेकिन ये काम आसान नहीं है। किन जीन्स में बदलाव करना है और कैसे, असली चुनौती यही होती है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की आधुनिकतम तकनीकों के जरिए हल किया जा रहा है। कुछ साल पहले जो साइंस फिक्शन लगता था वो अब सच्चाई की धरातल पर उतरता जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक डायर वुल्फ प्रजाति के ये 3 बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे, शिकार करने या शिकार का पीछा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उनमें दिखने लगेगी जैसी डायर वुल्फ में रही होगी। लेकिन वो ये शायद कभी नहीं सीख पाएंगे कि किसी बड़े हिरन को कैसे घातक हमला कर तुरंत मार गिराना है। ये कला दरअसल पीढ़ियों में सीखी जाती है, जो भेड़ियों को उनकी मां सिखाती है, उनका समाज सिखाता है। And then, as they develop, they start showing you hunting instincts and stalking instincts. What they'll probably never learn is, right, what is the finishing move of how you kill a giant elk or a big deer, something like that. Those are sort of those finely tuned social learning opportunities that these guys won't have. साफ है, विज्ञान के जरिए विलुप्त हो चुकी डायर वुल्फ की प्रजाति को जमीन पर तो उतार दिया गया है, लेकिन पीढ़ियों में तैयार होने वाला सामाजिक व्यवहार उनमें कैसे आएगा, ये एक अलग मुद्दा है। खैर, जिन लोगों ने HBO की ड्रामा सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है, उन्हें याद होगा कि उसमें सफेद फर और लाल आंखों वाले मिथकीय भेड़िए इसी डायर वुल्फ को दिखाया गया था। लेकिन मिथक से उतारकर उसी जीव को वैज्ञानिकों ने अब असल में बदल दिया है। गेम ऑफ थ्रोन्स को लेखक जॉर्ज R.R. मार्टिन ने लिखा है। कोलोसल बायोसाइंसेज में मार्टिन भी निवेशक और एडवाइजर के तौर पर मौजूद हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसी एक तस्वीर भी वायरल हो गई है जिसमें कोलोसल साइंसेज द्वारा तैयार डायर वुल्फ के 2 नवजात बच्चों की तस्वीर सीरीज से जुड़े एक आयरन थ्रोन पर दिख रही है। इस बीच जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इस कमाल को करने वाली कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज नाम की इस कंपनी को स्थापित हुए अभी 4 ही साल हुए हैं। 130 वैज्ञानिकों वाली इस कंपनी की लिस्ट में सिर्फ डायर वुल्फ ही नहीं है, बल्कि वूली मैमथ, डोडो और तस्मानियन टाइगर जैसी कुछ और विलुप्त प्रजातियों को भी वो वापस धरती पर उतारने की कोशिश में है। मार्च के महीने में इस कंपनी ने वैज्ञानिक समुदाय को यह कहकर चौंका दिया था कि उसने वूली मैमथ का डीएनए कॉपी कर उसे एक चूहे के डीएनए के साथ जोड़कर एक वूली माउस तैयार किया है, जिसका वैसा ही लंबा सुनहरा फरकोट है और मैमथ जैसा ही एक्सीलरेटेड फैट मेटाबॉलिज्म है, जिसके सहारे शरीर में तेजी से ऊर्जा तैयार कर वो हजारों साल पहले आइस एज में 0 से नीचे के तापमान में रहने के अभ्यस्त हुए होंगे। और जिन वूली मैमथ का हम जिक्र कर रहे हैं वो ऐसे दिखते रहे होंगे। ऐसे विशाल हाथी जो करीब 7 लाख साल तक उत्तर अमेरिका और यूरेशिया के एक बड़े भूभाग पर रहते थे और करीब 4000 साल पहले धरती से विलुप्त हो गए। उन्हें आज के एशियाई हाथियों का रिश्तेदार माना जाता है। वैज्ञानिकों को इन वूली मैमथ के कई जीवाश्म साइबेरिया, अलास्का और कनाडा के अलग अलग इलाकों में मिले हैं। इनमें से कई बर्फ में दबे होने के कारण काफी सुरक्षित रहे। कई जीवाश्म तो इतने सुरक्षित मिले कि उनकी चमड़ी, बाल और दांत तक ऐसे लगे जैसे कुछ ही साल पुराने हों। 50,000 साल पुराने ऐसे ही एक बेबी मैमथ का काफी सुरक्षित जीवाश्म साइबेरिया के याकुतिया प्रांत में मिला। याना नदी बेसिन के किनारे पाए जाने के कारण इस बेबी मैमथ का नाम याना रख दिया गया। ऐसे जीवाश्मों के अध्ययन से ये पता लग चुका है कि ये हाथी क्या खाते रहे होंगे, कैसे चलते रहे होंगे, वो क्यों विलुप्त हो गए और आज के हाथियों से वो किस तरह अलग थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक उनके विलुप्त होने के पीछे कई कारण रहे होंगे, जैसे आखिरी आइस एज के बाद जब धरती की आबोहवा गर्म होनी शुरू हुई तो मैमथ के रहने के इलाके भी बदल गए, जिससे उनके खाने के स्रोत कम पड़ गए। बदले मौसम के हिसाब से वो खुद को ढाल नहीं पाए। इसके अलावा इंसान द्वारा शिकार करने की तकनीक बेहतर होने के बाद उसने भी भोजन के लिए वूली मैमथ का शिकार करना शुरू कर दिया। कई वूली मैमथ क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ खास इलाकों तक सीमित रह गए, उससे बाहर नहीं निकल पाए और इन ब्रीडिंग यानी एक ही जेनेटिक पूल के बीच प्रजनन के कारण उनकी जेनेटिक विविधता धीरे धीरे कम हो गई। वो बीमारियों और आबोहवा में बदलाव को झेल नहीं पाए और धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। तो ऐसे कई कारण हैं वूली मैमथ के विलुप्त होने के। कोलोसल बायोसाइंसेज के को फाउंडर बेन लैम का कहना है कि वो प्राचीन मैमथ के जीनोम्स का अध्ययन के बाद
एशियाई हाथियों के जीनोम से उनकी तुलना कर चुके हैं और दोनों के बीच के अंतर को समझ चुके हैं। इसके बाद अब एशियाई हाथियों के डीएनए में एडिटिंग कर वूली मैमथ का जीनोम तैयार करने की कोशिश चल रही है। कोलोसल बायोसाइंसेज का दावा है कि वो 2028 के अंत तक मैमथ के पहले बच्चे को तैयार करने में सफल हो जाएंगे। जिस दिन वूली मैमथ को इस तरह लैब में तैयार किया जाएगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। विज्ञान में तेजी से हो रही तरक्की विलुप्त हुई ऐसी कई प्रजातियों को वापस धरती पर लाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हालांकि इसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठ सकते हैं, कुछ नैतिक सवाल भी। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए कोलोसल बायोसाइंसेज वूली मैमथ के अलावा तस्मानियन टाइगर को भी फिर से साकार करने की तैयारी में है। इस जीव को थैलासाइन या तस्मानियन वुल्फ भी कहा जाता है, तस्मानियन टाइगर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा विलुप्त जीव है जो किसी जमाने में तस्मानिया द्वीप समेत ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में विचरण करता था। वो एक धारीदार कुत्ते की तरह दिखता था, जिसके बड़े जबड़े थे, पीला फर था जिस पर काली धारियां थी, छोटी और मोटी टांगें थीं और एक लंबी बाल रहित पूंछ थी। तस्मानियन टाइगर कुत्ते जैसा दिखता था, लेकिन कुत्तों से उसका दूर दूर तक नाता नहीं था। तस्मानियन टाइगर एक शर्मीला जानवर था जिसे आसानी से पकड़ा जा सकता था। कई बार घबराहट से भी उसकी जान चली जाती थी। उसकी प्रजाति के करीबी रिश्तेदार मांसाहारी मार्सुपियल्स थे, जैसे तस्मानियन डेविल्स और कोल्स। बाकी मार्सुपियल प्राणियों की तरह वो भी तस्मानियन जो टाइगर है वो भी अपने बच्चों को पेट से जुड़े पाउच में रखते थे, जैसे आपने कंगारू को देखा होगा। तस्मानियन टाइगर आज विलुप्त हो चुके हैं। आखिरी तस्मानियन टाइगर की 1936 में एक चिड़ियाघर में मौत हो गई थी। लेकिन कोलोसल बायोसाइंसेज तस्मानियन टाइगर को भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए वापस लाने की तैयारी में है। वैसे ऐसी ही कोशिशें कई और शोध संस्थान और बायोटेक कंपनियां भी कर रही हैं। एक और जीव जिसे फिर से धरती पर लौटाने की तैयारी है वो है डोडो। डोडो एक अजीब सा दिखने वाला, विचित्र सा दिखने वाला पक्षी था जो हिंद महासागर के द्वीपीय देश मॉरिशस में पाया जाता था। 17वीं शताब्दी तक डोडो को देखा गया और उसके बाद वो विलुप्त हो गया। दरअसल दुनिया के दूसरे देशों से आए जहाजी अपने साथ कई चूहों जैसी प्रजातियां लेकर मॉरिशस आए, कई और जानवर लाए जिन्होंने वहां का जैव संतुलन बिगाड़ दिया। इसके अलावा बाहर से आए लोगों ने डोडो का काफी शिकार भी किया। डोडो इंसानों के डर से भागते नहीं थे, इसलिए उनका शिकार आसान हो जाता था और मॉरिशस में बाहरी लोगों के आने के कुछ ही दशक के अंदर ये खूबसूरत पंछी विलुप्त हो गया। कोलोसल बायोसाइंसेज में डेनमार्क में सुरक्षित रखे डोडो के अवशेषों से मिले डीएनए से उसका पूरा जीनोम सीक्वेंस तैयार कर लिया गया है। इसके बाद इसे डोडो की सबसे करीबी पक्षी प्रजातियों के जीनोम के साथ मिलाकर देखा जाएगा और यह तय किया जाएगा कि उनमें क्या बदलाव किए जाएं कि डोडो को तैयार किया जा सके। कोलोसल कंपनी का दावा है कि अपनी तकनीक के जरिए वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे कई जीवों की प्रजातियों को विलुप्त होने से भी बचा सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए वो जीन्स में ऐसे बदलाव करने में सक्षम हैं जिससे ऐसे जीव गर्म होती इस आबो हवा में बेहतर तरीके से रह पाएं, उसके साथ ढल पाएं। आबो हवा के गर्म होने के पीछे इंसान सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। दरअसल इंसान की तरक्की धरती पर जीवों की प्रजातियों पर संकट बनकर उतरी है। औद्योगिक क्रांति के दौर में जंतुओं के विलुप्त होने की जो रफ्तार थी वो 50 साल पहले तक 40 गुना ज्यादा हो चुकी है। अनुमान के मुताबिक धरती पर हर 20 मिनट में किसी जीव जंतु की एक प्रजाति विलुप्त हो रही है। इनमें वनस्पतियां भी शामिल हैं। कई वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि साल 2050 आते आते धरती की जेनेटिक विविधता की 30% पूरी तरह खत्म हो सकती है। 21वीं सदी का अंत होते होते धरती पर जीवों की करीब आधी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN दुनिया में विलुप्ति के खतरे की ओर बढ़ रहे जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर नजर रखता है। IUCN की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जितने जीव जंतु और वनस्पतियों की प्रजातियों का अब तक आकलन किया गया है उनमें 1,69,000 प्रजातियों को IUCN ने रेड लिस्ट में रखा है, यानी जिन पर खतरा मंडरा रहा है। और इनमें से भी 28% यानी 47,000 प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। इनमें 41% जो है उभयचर यानी एम्फीबियंस हैं, 27% मैमल्स यानी स्तनपाई जीव हैं, 34% कॉनिफर्स यानी शंकुधर वृक्ष हैं, 12% पक्षियों की प्रजातियां हैं,
37% शार्क्स और रे हैं, इनकी प्रजातियां हैं। 44% रीफ कोरल्स की प्रजातियां हैं। 28% जो है वो कुछ चुने हुए क्रस्टेशियंस हैं। 21% रेप्टाइल्स यानी सरीसृप की प्रजातियां हैं और 71% साइकैड्स नाम की वनस्पतियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। WWF के मुताबिक दुनिया में विलुप्ति के कगार पर खड़े 10 जानवरों की बात करें तो वो ये हैं। सबसे पहले जावा राइनो यानी जावा गैंडे, जो कभी पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते थे, लेकिन शिकार होने और उनके रहने की जगह सिमटने के कारण इंडोनेशिया के जावा में अब बस 75 ऐसे राइनो ही रह गए हैं। ये हैं वो जावा राइनो। इनका जो हैबिटेट है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है, इन्हें बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो विलुप्त होने के कगार पर प्रजाति है वो है अमूर लेपर्ड, जो दुनिया में बस करीब 100 ही रह गए हैं। तेंदुए की ये उप प्रजाति 1996 से विलुप्ति के कगार पर बताई गई है। आज वो सिर्फ पूर्वी रूस और उत्तर पूर्वी चीन के एक छोटे से इलाके तक ही सीमित है। सुंडा आइलैंड टाइगर, ये सुमात्रन टाइगर है। ये सुमात्रन टाइगर भी इसे कहा जाता है। दुनिया में बाघ की ये सबसे छोटी उप प्रजाति है, जिसका वजन बस 140 किलो तक ही होता है। दुनिया में अब बस 600 सुंडा आइलैंड टाइगर ही बचे हैं, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में पाए जाते हैं। इसके अलावा ईस्टर्न गोरिल्ला की एक उप प्रजाति माउंटेन गोरिल्ला भी विलुप्ति के कगार पर है। ये अफ्रीका महाद्वीप के कांगो, रवांडा और युगांडा के पहाड़ी इलाकों के जंगलों में पाए जाते हैं। आज दुनिया में बस 1000 माउंटेन गोरिल्ला ही रह गए हैं। टापानुली ओरंगुटैन की एक ऐसी प्रजाति है जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के जंगलों तक ही सीमित है। इन जंगलों के तेजी से कटने के कारण ये प्रजाति भी खतरे में है और 800 से भी कम टापानुली ओरंगुटैन बचे हैं। विलुप्त होने के कगार पर जलीय प्रजाति है यांगत्से फिनलेस पोर्पोइस। ये एक जलीय स्तनपायी है जो चीन की यांगत्से नदी में रहता है, लेकिन सालों से नदी में प्रदूषण, मछलियों के अंधाधुंध शिकार और पर्यावरण के बर्बाद होने से इस पर भी संकट आ चुका है। 2018 में यांगत्से फिनलेस पोर्पोइस की संख्या बस 1000 ही रह गई थी। ब्लैक राइनो यानी काले गैंडे की प्रजाति भी विलुप्ति के कगार पर है। पूर्व में अंधाधुंध शिकार और जंगलों के कटने के कारण उनके प्राकृतिक आवास सिमटते जाने का असर उनकी संख्या पर पड़ा। हालांकि 90 के दशक में उनके संरक्षण का काम तेज होने के बाद उनकी संख्या में कुछ तेजी आई, लेकिन वो आज भी गंभीर तौर पर संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला अफ्रीकी जंगली हाथी, इसकी प्रजाति भी गंभीर संकट में है। बीते 13 साल में उनकी आबादी में करीब 86% की कमी आई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका शिकार, खास तौर पर मध्य अफ्रीका के इलाकों में। इसके अलावा खेती और उद्योगों के लिए जंगल कटने से भी उनके रहने का इलाका काफ़ी सीमित हो गया है। सुमात्रा का ओरंगुटैन इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में पाया जाता है। ये भी विलुप्ति की कगार पर है। IUCN ने इसे अपने गंभीर संकट वाली प्रजाति में शामिल किया है। आज जंगलों में इनकी संख्या सिर्फ 14,000 से कम रह गई है। हॉक्सबिल टर्टल समुद्री कछुओं की 7 प्रजातियों में से एक है और अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर के उष्ण और उपोष्ण पानी में पाई जाती है। हालांकि इनकी ठीक तादाद का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन बीते कई दशकों में प्लास्टिक के प्रदूषण, आबो हवा में बदलाव और समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण उनकी प्रजाति में काफ़ी कमी देखी गई है। वैसे धरती पर जीव जंतुओं या वनस्पतियों का विलुप्त होते जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये धरती के जीवन का हिस्सा है, लेकिन अभी तक ये कुदरती तौर पर होता था। एक प्रजाति जाती थी तो दूसरी उसकी जगह लेती थी। धरती पर बीते 50 करोड़ साल में 5 बार ऐसा हुआ है जब बड़े पैमाने पर प्रजातियां विलुप्त हुई, महाविलुप्ति हुई। इनमें से अधिकतर के पीछे प्राकृतिक कारण थे, जैसे ज्वालामुखियों का फटना, बड़े मौसमी बदलाव, समुद्र के जल स्तर पर जिसका असर पड़ा या किसी एस्टेरॉयड का धरती पर गिरना। 6 करोड़ 60 लाख साल पहले ऐसे ही एक एस्टेरॉयड के गिरने से डायनासोर धरती से खत्म हो गए थे। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि अब छठी महाविलुप्ति का दौर शुरू हो चुका है, जिसके लिए इंसान जिम्मेदार है। कोई कुदरती कारण नहीं है, मानव जनित कारण इसके पीछे हैं। इंसान की तरक्की कुदरत की विविधता के साथ गंभीर खिलवाड़ कर रही है, जो अंत में इंसान को ही भारी पड़ेगी। NDTV एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।